हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेस पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, आपका दोस्त प्रेम स्वामी। ठीक है, फटाफट से सभी दोस्त जुड़ जाइए। शाम के 8 बज चुके, अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी। सॉरी 6 दोस्तों, 8 नहीं, सॉरी। सभी को वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए, रीजनिंग वाली क्लास देख ली होगी 5 बजे वाली, और 6 बजे अपनी राजस्थान जी के अपना टाइम टेबल आप सभी को पता। अगर नहीं पता तो आपको बताना चाहूँगा। जो अपनी कक्षाओं का टाइम टेबल है रेगुलर क्लास का, ये देख सकते हो। रीजनिंग शाम 5 बजे, राजस्थान जीके शाम 6 बजे अभी लाइव है। हिंदी ग्रामर सामान्य हिंदी ये अभी होने वाली है 7 बजे। इंडिया जीके भारत का सामान्य ज्ञान 8 बजे। सोमवार से शुक्रवार 5 बजे से 9 बजे तक हमारा टाइम टेबल है शाम का दोस्तों। ठीक है, चलिए आज हमारा टॉपिक आप सभी को पता है, राजस्थान के भूगोल के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश की शुरुआत करते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, लेकिन हम धीरे धीरे इस चैप्टर को आराम आराम से पढ़ते हुए अंत तक हम पहुंचेंगे। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर में कमी मत आने देना, और आपको कंटेंट में कमी नहीं आने दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, भारत का भूगोल, राजस्थान के भौतिक प्रदेश दोस्तों। तो चलिए, यह रहा आपका राजस्थान के भौतिक प्रदेश। होता क्या है सर? एक दोस्तों आपका स्थल मंडल का परिस्थित भौगोलिक ऊंचा हुआ, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, किसी प्रकार के विशेष क्षेत्र के संदर्भ में ही अध्ययन करना भौतिक प्रदेश कहलाता है दोस्तों। भौतिक वही चीज़ें, हम पर्वतों का अध्ययन करते हैं, पठार का, मैदान का, मरुस्थल का, ये सारे अध्ययन करते हैं। उन्हीं का दोस्तों एक भौतिक प्रदेश कहलाता है। वही चीज़ होती है भौगोलिक स्थिति के अनुसार। ठीक है सर, भौतिक प्रदेश की विभाजन के आधार पर सर भौतिक प्रदेश कौन कौन से होते हैं दोस्तों? भौतिक प्रदेश होते हैं स्थल स्वरूप, भौगोलिक दशाएं, कृषि एवं फसल प्रारूप, विशिष्ट आर्थिक लक्षण। स्थल मंडल में पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, ये स्थल मंडल के अंदर आएंगे। भौगोलिक के अंदर मृदा आएगी, जलवायु आएगी, वनस्पति आएगी। कृषि एवं फसल प्रारूप में कृषि क्षेत्र जितने भी आएंगे। विशिष्ट आर्थिक लक्षण, औद्योगिक क्षेत्र और खनिज संपदा, ये आने वाली है भौतिक प्रदेश के अंदर दोस्तों। आवाज़ में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सेल थोड़ा सा माइक का है वो डाउन है, इसलिए आपको आवाज़ में दिक्कत आ रही है। 1-2 दिन वेट कर लीजिए, मैं माइक का सेल नया डलवा दूंगा, ठीक है ना? इसलिए आप वेट करिए, मैं थोड़ा सा माइक चेक कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है सेल डाउन है, क्योंकि दोस्तों नज़दीकी बुक अपने जो दुकानें हैं उन पर मिल नहीं रहा है, इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है माइक के सेल में। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सर, थोड़ा सा डाउन है, आपको वॉल्यूम के अंदर मिस्टेक आ सकती है, कोई बात नहीं दोस्तों। एक बार आप धैर्य बनाए रखना अपना, और शांति बनाए रखना। 1-2 दिन आप एडजस्ट कर लो दोस्तों। सेल नहीं मिल नहीं रहा है, मैंने मंगवाया है, वो आ जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, राजस्थान के भौगोलिक विभाजन। सर राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किसने किया, कब किया, कहाँ पर इसके हम मिलते हैं प्रारूप, या इसके जो प्रूफ कहाँ पे मिलेंगे हमें कि यह विभाजन किया था उन्होंने? दोस्तों राजस्थान के भौगोलिक सर्वप्रथम 1967 के अंदर वीसी मिश्रा ने करते हैं, जो 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट के अंदर है। राजस्थान भूगोल की बुक पुस्तक प्रकाशित होती है, उसके अंदर वीसी मिश्रा प्रकाशित करते हैं दोस्तों राजस्थान का भूगोल। 1968 के अंदर नेशनल बुक ट्रस्ट भी इसको शामिल कर लेता है दोस्तों, इस बुक को। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि सर्वप्रथम राजस्थान का भौगोलिक विभाजन है वो कौन करते हैं? वीसी मिश्रा 1967 यानी 1967 के अंदर। इतनी चीज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, वीसी मिश्रा ने तो किया सर, वीसी मिश्रा ने किस प्रकार किया अपने जो भौतिक विभाजन है इसको? तो राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। किसने? वीसी मिश्रा ने। कौन कौन से? स्थल स्वरूप, कृषि स्वरूप, जलवायु स्वरूप और औद्योगिक विकास, जो हमने अभी थोड़ी देर ही पहले ही पढ़ा था। ये इन 4 भागों के 7 भौतिक प्रदेशों के अंदर विभाजित किया था, जो अपने मुख्य ये रह गए। आप देख सकते हो दोस्तों, 7 भौतिक प्रदेश में विभाजित करते हैं, जिनको नहरी क्षेत्र, पश्चिम मरुस्थल, अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, चंबल बीहड़ क्षेत्र। ये 7 प्रदेशों के अंदर 7 भागों में विभाजित करने वाले कौन थे? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। कब करते हैं? 1967 को करते हैं दोस्तों। सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो चलिए आगे चलते हैं, हम नोट कर लेना दोस्तों। चलिए, अब दोस्तों कौन कौन सा अपना क्षेत्र है उसको वीसी मिश्रा करते हैं दोस्तों राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के अंदर। तो हम सबसे पहले 7 प्रदेश आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से थे। सबसे पहला नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र दोस्तों गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का पश्चिमी हिस्सा और जैसलमेर का भी उत्तरी भाग। ये क्षेत्र है ना, यहाँ से
ये देख सकते हो हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, ये वो बीकानेर और जैसलमेर का ये क्षेत्र है। इसको नहरी क्षेत्र के अंदर या घग्गर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बीकानेर का पश्चिमी भाग, गंगानगर पूरा और आपका हनुमानगढ़ का अपना पश्चिमी भाग, बीकानेर का पश्चिमी भाग, जैसलमेर का उत्तरी भाग, इनको दोस्तों घग्गर प्रदेश के नाम से इन्होंने विभाजित किया 1967 के अंदर। सर पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा था पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दो। पश्चिमी मरुस्थल के अंदर दोस्तों इन्होंने शामिल करते हैं जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, इनको शामिल करते हैं दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल के अंदर। ये देख सकते हो ये बीकानेर का ये रहा क्षेत्र, जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर। जोधपुर पश्चिम दोस्तों, पूरा जोधपुर नहीं, जोधपुर का पश्चिमी भाग। बीकानेर पूरा माना जाता है पश्चिम मरुस्थल के अंदर, और जैसलमेर भी पूरा, बाड़मेर भी पूरा, लेकिन जोधपुर का पश्चिमी भाग दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल के अंदर आता है। यानी कितने जिले मुख्यतः, तो 4 जिले और संपूर्ण 3 जिले। ठीक है, अब तीसरा है हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश दोस्तों। अर्ध शुष्क प्रदेश कौन सा हो जाएगा, जो ये क्षेत्र है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, जोधपुर का पूर्वी भाग है, पाली है और जालौर। ये सारे के सारे 1 2 3 4 और 5 6 7 जिले हैं, वो अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर आते हैं। कौन कौन से, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर का पूर्वी भाग, पाली, जालौर। ये सारे के सारे दोस्तों अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर आ गए 7 जिले। सर चौथा कौन सा है, चौथा आपका हो जाएगा अरावली प्रदेश, जहाँ से अरावली गुजरती है दोस्तों। तो अरावली प्रदेश कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद। ये अपने क्षेत्र है, यानी 4 जिले हैं ये अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर आते हैं। सिरोही हो गया, राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया और डूंगरपुर हो गया। ये 4 जिले इन्होंने शामिल किए थे अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर। अब नेक्स्ट दोस्तों पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, 5वां पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर दोस्तों आता है आपका अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर और अलवर, अजमेर और अलवर। ठीक है, इसमें आप दिक्कत कंफ्यूज मत होना दोस्तों। ठीक है, आपके 4 जिले कौन कौन से, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर। ये 4 अपने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 जिले ही इसके अंदर शामिल होते हैं पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। एक बार आप देख लेना दोस्तों, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि ये क्षेत्र कौन सा है। ऐसे नहीं है कि सर हमें ये जिले सारी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार देख सकते हो। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन इतना डीपली पूछ लेते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपने कुछ पढ़ा रखा है ना, वो एग्जामिनर ऐसे देगा, जैसलमेर, मान लीजिए आपको पूछा है कि अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले हैं, तो कौन सा जिला है निम्न में से, तो आपको और सारे जिले, एक जैसलमेर दे देगा, एक झालावाड़ दे देगा, एक बांसवाड़ा दे देगा और एक नागौर दे देगा। तो आपको सर जैसलमेर हो गया, यहाँ पर रह गया, झालावाड़ यहाँ पर रह गया, बांसवाड़ा यहाँ पर रह गया, तो नागौर है वो दोस्तों इसके अंदर आ जाएगा। इसलिए आपको ऐसे पूछेगा दोस्तों। ठीक है ना, अब दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कौन सा जिला आता है, दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों ये रहा आपका कौन कौन सा है, कोटा, झालावाड़ और आपका बारा, ये जिले हैं। ये दोस्तों आपके दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। साथ में बूंदी भी आता है इसके अंदर। बारा, कोटा, झालावाड़, बूंदी, ये 4 जिले इसके अंदर शामिल होते हैं औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर। और दोस्तों लास्ट में चंबल बीहड़ क्षेत्र दोस्तों, जो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है, जो जहाँ से चंबल नदी दोस्तों आपको सभी को बताइए, चंबल नदी यहाँ से गुजरती है। तो चंबल नदी क्षेत्र है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये चंबल बीहड़ क्षेत्र से नाम से जाना जाता है। ये किसका वर्गीकरण था दोस्तों, ये प्रोफेसर वीसी मिश्रा इस प्रकार अपने वर्गीकरण करते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश इस प्रकार है, इस प्रकार बांटे गए हैं, जो है प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार। स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, पूरा चीज़ का पीडीएफ इस चीज़ की नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट है ना, इसका मिसयूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अदर प्लेटफॉर्म वाले दोस्तों, इसलिए आप इसको यहीं पर पढ़ लेना।
PDF इसकी नहीं दी जाएगी, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं दोस्तों। मिसयूज अदर प्लेटफॉर्म जो पढ़ा रहे हैं दोस्तों, वो भी PDF का दोस्तों, वो हमारी चीज़ों को कॉपी करके पढ़ा रहे हैं, फिर क्या मतलब इस चीज़ को पढ़ाने का। इसीलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर भी अगर आपको PDF चाहिए ना, व्हाट्सअप कर देना दोस्तों। मैं टेलीग्राम पर नहीं डालूंगा, व्हाट्सअप में डालूंगा, ताकि उस स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में ही डेली कमेंट आना चाहिए, तभी दूंगा उसको, ताकि दोस्तों मुझे पता लगे कि ये मेरा स्टूडेंट है। चलिए अब दोस्तों राजस्थान का पहला तो प्रोफेसर VC मिश्रा करते हैं राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। उसके बाद कौन कहते हैं? डॉक्टर रामलोचन सिंह 1971 के अंदर भारत के प्रादेशिकरण के दौरान राजस्थान का भौगोलिक विभाजन करते हैं। डॉक्टर रामलोचन सिंह भी करते हैं 1971 के अंदर। कौन कौन से प्रकार दोस्तों करते हैं? ये 3 भागों के अंदर वर्गीकरण करते हैं, वृहद प्रदेश, उप प्रदेश, लघु प्रदेश। इन्होंने वृहद प्रदेश को इतने भागों में बांटा और उप प्रदेश को इतने भागों में, लघु प्रदेश को 12 भाग के अंदर बांटते हैं। तो दोस्तों वृहद प्रदेश के अंदर अरावली पर्वतीय प्रदेश और आगे 2 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आ गया। अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 2 आ गए वृहद प्रदेश के अंदर। उप प्रदेश के अंदर आ गए पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मैदान। और लघु प्रदेश के अंदर 12 और भाग आ गए दोस्तों विभाजन। इसलिए दोस्तों इतना लंबा चौड़ा विभाजन करने की वजह से इनका जो विभाजन है वो दोस्तों चला नहीं। इनका केवल आपसे इतना पूछा जा सकता है कि डॉक्टर रामलोचन सिंह ने कब दोस्तों इस भारत राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किया, तो 1971, इतनी डेट याद होनी चाहिए। और ज़्यादा पूछेगा तो कितने भागों में विभाजन किया, तो आप कहोगे सर 3 भागों में, वृहद प्रदेश, उप प्रदेश और लघु प्रदेश। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा एग्जामिनर। और उसके बाद हरि मोहन सक्सेना जो 1994 के अंदर राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल जो इनका विभाजन करते हैं, भौगोलिक संरचना और उच्चावच के आधार पर दोस्तों जो वर्तमान में प्रचलित विभाजन है वो करते हैं हरि मोहन सक्सेना। ठीक है, इनकी एक पुस्तक भी आती है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल के नाम से। दोस्तों आप जियोग्राफी के अनेक जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अनेक पुस्तक लाते हैं कि सर जियोग्राफी की बेस्ट बुक कौन सी है, राजस्थान भूगोल की बेस्ट बुक कौन सी। दोस्तों कोई भी दोस्तों बुक नहीं है अधिक जो अपनी बढ़िया बुक, जो ऑथेंटिकेटर बुक है दोस्तों, ऑथेंटिकेट जो पुस्तक का राइट आंसर, ऐसा नहीं है कि इसमें एक भी गलती नहीं दोस्तों, प्रत्येक पुस्तक के अंदर गलती रहेगी, लेकिन इस पुस्तक के अंदर किसी प्रकार की गलती नहीं है दोस्तों। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल है दोस्तों, इसको एक ऑथेंटिकेटर जो प्रूफ माना जाता है तो इसी पुस्तक को माना जाएगा। इसलिए जो स्टूडेंट कहते हैं ना राजस्थानी भूगोल, वो पुस्तक सारे टीचर छापते हैं, वो बेस्ट छापते हैं, लेकिन दोस्तों अगर किसी कारणवश किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो इसी बुक का प्रूफ लिया जाता है, जो है हरि मोहन सक्सेना, जो 1994 के अंदर प्रकाशन हुआ। भौगोलिक संरचना के आधार उन्होंने आधार अपनाया और उच्चावच आधार अपनाया। इन्होंने 4 भागों के अंदर अपना जो राजस्थान का भौगोलिक विभाजन है वो करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों ये 4 भागों के अंदर विभाजन किया जाता है। और नेक्स्ट दोस्तों सर उच्चावच क्या होते हैं दोस्तों, इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। उच्चावच होते दोस्तों, अपना उच्चावच कौन सा माना जाता है? चेन्नई का उच्चावच माना जाता है। उच्चावच का अर्थ होता है समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर, कहाँ, ये देख सकते हो आप, समुद्र तल है यहाँ और ये है ऊपर धरातल, और ये क्या है दोस्तों, ये प्रदेश है अलग अलग। तो देखिए समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई तक के क्या होंगे? मैदानी प्रदेश, यानी 300 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है वहाँ तक तो अपना मैदानी हो गया भाग। और जहाँ पर समुद्र तल से 600 मीटर पर चले गए तो वह पठारी प्रदेश हो गया, वहाँ पर पठारी पठार है। और अगर दोस्तों समुद्र तल से 1800 मीटर ऊंचा चले गए आप तो पहाड़ी प्रदेश हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र। और उससे भी ज़्यादा चले गए अपना कितना, 2700 मीटर, तो वो हो जाएगा पहाड़, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ होंगे। और 2700 से अधिक हो जाएगा तो वहाँ पर पर्वत होंगे। ये दोस्तों इन्होंने विभाजन तौर सबसे पहला माना है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में यही है, मैदान भी है, पठारी क्षेत्र भी है, पहाड़ी भी है, पर्वत भी है और पहाड़ भी है।
तो चलिए दोस्तों, अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर उच्चावच दोस्तों कौन कौन से मैदान कितने प्रतिशत, भारत के अंदर कितने प्रतिशत मैदान है? 100% कुल मान के दोस्तों इनको माना गया है। तो आप बताइए कितने प्रतिशत मैदान है? मैदान 100 में से 43% भारत के अंदर मैदान है, पठार 28%, पहाड़ियाँ 18%, पर्वत है 11%। समझ में आ रहा है क्या? सबसे ज़्यादा मैदान ही है भारत के अंदर, उससे कम पठार, उससे कम पहाड़ियाँ, उससे कम पर्वत। और राजस्थान के अंदर पूछा जाता है तो राजस्थान का दोस्तों 100% में से 51% मैदान है राजस्थान के अंदर, पठार 31%, निम्न भूमि क्षेत्र है दोस्तों 11% और पर्वत श्रृंखला 6%, उच्च पर्वत श्रृंखला है 1%। ये भी याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं राजस्थान का भूगोल, स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो भौगोलिक संरचना के उच्चावच के आधार पर दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश दोस्तों बहुत ही बढ़िया और शानदार के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की दोस्तों। अब दोस्तों एक बहुत ही बड़ी एक सीरीज की शुरुआत हो रही है। अब अपने नोटबुक उठा लेना दोस्तों, अब एग्जाम के जो भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वो बनने वाले हैं, प्रत्येक स्लाइड इंपॉर्टेंट है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रत्येक स्टूडेंट के हाथ में नोटबुक और पेन होना चाहिए, साथ साथ में अपने नोट बनाते रहना, नोट्स बना लेना। अगर फिर भी नहीं बना पाते तो एक बार लाइव क्लास देख लो, उसके बाद रिकॉर्डिंग आप उसके बाद देख लेना, ठीक है, नोट्स बना लेना। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे पहला हमने ये चुना है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसकी जितनी भी चर्चा है हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, सबसे पहले हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की दोस्तों उत्पत्ति कैसे हुई, विस्तार कहाँ पर है, विशेषता क्या है, वर्गीकरण क्या है दोस्तों, इतनी 4 चीजें पढ़ने वाले हैं प्रत्येक भाग की, और वही बहुत बड़ी चीजें, ठीक है। ये देख सकते हो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार। उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों, मध्यजीवी महाकल्प। सर मध्यजीवी महाकल्प कैसा था दोस्तों, मैंने पहली क्लास ली थी जिस दिन मैंने बताया था दोस्तों पृथ्वी का पना, राजस्थान के जो निर्माण है दोस्तों पृथ्वी का वो किससे होता है, राजस्थान का अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का एक भाग था, उसी से इसका निर्माण होता है, जो राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश है, जो विभाजन है उसका मैंने पहली क्लास के अंदर बताई थी। जिन्होंने पहली क्लास देखी उनको पता है, ठीक है। क्रिटेशियस मध्यजीवी काल या क्रिटेशियस काल, जो दोस्तों आज से 14 या 14.5 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व दोस्तों पहले इसका निर्माण होता है गोंडवाना लैंड से। और गोंडवाना लैंड का निर्माण होता है ज्वालामुखी क्रिया के दरार जो उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी फटने के बाद दोस्तों जो क्रियाएं बनती है उनसे गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। उसके बाद क्रिटेशियस काल और मध्यजीवी महाकल्प के अंदर, मध्यजीवी महाकल्प को मेसोजोइक एरा भी कहते हैं दोस्तों। क्रिटेशियस काल कौन सा है दोस्तों, जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होता है दोस्तों वो क्रिटेशियस काल है। यह हाड़ौती का पठार का भी भाग है। चट्टान, राजस्थान में क्रिटेशियस काल संरचना दोस्तों गोंडवाना लैंड, हाड़ौती का पठार, लावा निर्मित संरचना, ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित संरचना को ही दोस्तों हाड़ौती का पठार या गोंडवाना लैंड या लावा निर्मित संरचना के नाम से ही जाना जाता है। हम आगे चढ़ते तो सर ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है दोस्तों, ज्वालामुखी दोस्तों आप देख सकते हो जमीन से दोस्तों, अगर आप ज्वालामुखी फटता है दोस्तों उसमें नीचे क्या होता है, मैग्मा, उसके बाद ज्वालामुखी नली, उसके बाद विवर, धरातल पर विवर आता है दोस्तों, और ऊपर क्या निकलता है, लावा। और दरारी उद्गार दोस्तों, दरारी उद्गार हो गया, जो दरार दोस्तों यहां पर आई है ना, ये इस प्रकार की दरार, ये ज्वालामुखी क्रियाओं के बाद वो ज्वाला दरारी उद्गार है। और इस प्रकार अगर निकलता है तो अपना छिद्र उद्गार है। ये आप दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको चीज़ें समझने के लिए, केवल आपको देखने के लिए बनाई गई है, ताकि आप कुछ न कुछ तो समझ सको। ज्वालामुखी कैसे फटता है दोस्तों, ज्वालामुखी अगर यहाँ पर फटेगा तो दोस्तों ज्वालामुखी फटने के बाद दोस्तों जमीन में क्या बचेगा, मैग्मा बनेगा, ऊपर क्या निकलेगा, लावा निकलेगा, इतना जानते हो। ज्वालामुखी फटने के बाद दोस्तों वहां पर क्या बनती है, क्रेटर। सर इसका विस्तार किन क्षेत्रों के अंदर है, किन जिलों के अंदर है दोस्तों, आपके एग्जाम से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा डीप के अंदर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है, हमारी कोशिश है कि प्रत्येक स्टूडेंट को जल्द से जल्द इस टॉपिक को पूरा करके समझाया जाए, ठीक है, और हर चीज़ भी समझाई जाए। ये अपना राजस्थान का मैप है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार भी इसे कहते हैं दोस्तों। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हाड़ौती के पठार का विस्तार कहाँ तक है,
तो आप कहोगे सर आपने तो हाड़ौती का पठार पढ़ाया ही नहीं, हमें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बताया। तो इसका दूसरा नाम है हाड़ौती का पठार, याद कर लेना। इसका विस्तार है दोस्तों, कौन कौन से जिले हैं सारी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इसके हैं मुख्यतः 4 जिले हैं विस्तार में, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले दोस्तों। बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, ये 4 जिले याद होने चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रदेश दोस्तों कौन सा है? वह हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। कितना क्षेत्रफल है दोस्तों? 6.49% या 24,185 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी प्रतिशत रहती है? 10% दोस्तों। जनघनत्व की दृष्टि से दूसरा है, और दक्षिण से पूर्व इसका विस्तार है। 4 जिले आते हैं दोस्तों। ये चीजें आपको इंपोर्टेंट चीजें याद करवा रहा हूं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 जिले बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, मेरे साथ साथ बोलो दोस्तों। दक्षिण से पूर्व इसका विस्तार है। दक्षिण पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा प्रदेश है ये। क्षेत्रफल है 6.49% या 24,185 वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व की दृष्टि से दूसरा। आपको याद हो गई कन्फर्म? चलिए, औसत ऊंचाई है 500 मीटर। इसकी ऊंचाई पूछी जाती है दोस्तों 500 मीटर। इसका मतलब दोस्तों हमने यहां पर पढ़ी थी। आप कह रहे सर ये किस काम है कि? तो दोस्तों ये किस प्रकार का है? पठारी प्रदेश ही तो बोले हैं, हाड़ौती का पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी दोस्तों 300 से ऊपर है। इसका मतलब है ये मैदान नहीं है, और 1800 से कम है यानी 600 से भी कम है, 500 मीटर औसत ऊंचाई है, तो ये पठारी प्रदेश का भाग आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैंने ये चीज़ें पढ़ाई थी, इसलिए इसका नामकरण है जो अपना हाड़ौती का क्या करिए है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। समझ में आई क्या? कुछ चीज़ें घुसी क्या दिमाग के अंदर दोस्तों? घुस जाएगी, चिंता मत कीजिए। सर यहाँ पर कौन कौन से अक्षांश गुजरते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हो, तो प्रत्येक चीज़ को आपको बेसिक से जरूर बताया जाता है। यहाँ से अक्षांश है 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरता है जो बूंदी से। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो गुजरता है कोटा से। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो झालावाड़ से। और 23 डिग्री 51 मिनट है वो झालावाड़ के एकदम किनारे से गुजरता है दोस्तों। ये आपको चीज़ें नहीं याद करनी है, केवल आपको मैप के दरबार आपको बताया जा रहा है ताकि आपको डाउट ना बचे। चलिए, देशांतर कुछ छोड़ दोस्तों, औसत ऊंचाई हमने पढ़ चुके हैं 500 मीटर है। यहां से दोस्तों चंबल नदी मैंने पहले बताई ना, चंबल नदी हाड़ौती का बीएड क्षेत्र वाला, मैंने बीएड क्षेत्र बताया था, आपको याद है क्या दोस्तों? पीछे अभी थोड़ी देर पहले ही। तो दोस्तों ये अपना इसमें इस प्रकार है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये हो गया। तो हाड़ौती का पठार दोस्तों, हाड़ौती को इसका ढाल किस तरफ है दोस्तों? चंबल नदी का अगर पूछा जाता है ना प्रवाह क्षेत्र, तो सबसे पहले आपको ढाल याद होनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर है दोस्तों इसकी ढाल, यानी इससे इस तरफ, इससे इस साइड, यानी पानी इससे इधर जाएगा। यानी कोटा से ये स्वयं माधोपुर, करौली, धौलपुर से होते हुए पानी इधर जाएगा दोस्तों, इस साइड से आएगा इधर पानी, ठीक है, इधर जाएगा, इस साइड से आकर इधर जाएगा। चंबल नदी का दोस्तों प्रवाह क्षेत्र भी इसे माना जाता है। ढाल है दक्षिण से उत्तर। अगर आपको दोस्तों ढाल डायरेक्ट पूछी जाती है तो ढाल है उत्तर से आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर आपको चारों दिशाएं मानकर पूछी जाती है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र भी याद हो गया, ढाल भी याद हो गई। चलिए, राजस्थान के भौती प्रदेश का हाड़ौती का पठार, जो दोस्तों हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, हाड़ौती का पठार, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, संक्रांति क्षेत्र है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मालवा के पठार की कौन सा भाग है, किस प्रकार है, इस पर सारी चर्चा करेंगे। इसकी विशेषता आप पढ़ चुके हैं। हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों, अरावली पर्वतमाला का विंध्याचल संक्रांति क्षेत्र। अरावली आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार इन जिलों से होकर गुजरती है। और यह रहा आपका क्षेत्र जो हाड़ौती का पठार है, और यहाँ से विंध्याचल की पहाड़ियाँ भी निकलती है। इसलिए दोस्तों अरावली और विंध्याचल के पहाड़ियों के बीच में यह क्षेत्र है, इसलिए दोस्तों इसे संक्रांति क्षेत्र भी कहते हैं, हाड़ौती के पठार को। ठीक है, चलिए, महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट,
दोस्तों हाड़ौती का पठार बूंदी से सवाई माधोपुर तक है इसका हाड़ौती का पठार दोस्तों, ये आप बूंदी से सवाई माधोपुर। यहां पर ग्रेनाइट चट्टानें मिलती है दोस्तों। ग्रेनाइट चट्टानें कौन से होते हैं? आंतरिक आग्नेय चट्टान, अधिकांश धात्विक खनिज और धात्विक खनिज और धात्विक अयस्क यहां पर निकलते हैं ज्यादातर दोस्तों, अधिकांश दोस्तों यहां पर अरावली के ग्रेनाइट चट्टानों के अंदर दोस्तों, इस चीज को भी याद होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों, एक मैं चीज बताना चाहूंगा आपको, जो अपने पढ़ रहे हैं ना राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये 4 भौतिक प्रदेश आप पढ़ेंगे हम मुख्यतः, इनसे आपकी दोस्तों अपनी नदियाँ, मृदा, कहाँ पर कौन सी फसलें होगी, कौन सा खनिज मिलेगा, कौन जनसंख्या, सारे क्षेत्रफल, सारे इनसे याद होगा। इसका मतलब है मन लगा के पढ़ लो दोस्तों, इस चीज़ से बाहर नहीं जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है, जियोग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटिक्स, जो आपका मैंने आपको सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग से आपका एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। और एग्जाम से पहले हम पूरा रिवीजन भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। हम 60 दिन का कोर्स मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए थोड़ी सी स्पीड रह सकती है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि 60 से 90 दिन भी लग जाए, लेकिन हमारा कोर्स पूरा होगा, पूरा रिवीजन होगा। इस पर चर्चा मत करना, चिंता मत करना, ठीक है, कि आप ऐसा मत सोचना कि सर कोर्स कब कंप्लीट होगा। कोर्स अगर कंप्लीट करवाना होता दोस्तों तो मैं एक दिन के अंदर भी करवा सकता हूँ, 12-13 घंटे का कोर्स है अगर करवाना चाहता तो दोस्तों, लेकिन नहीं, समझाना भी है साथ में। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 1 मिनट, माइक निकल गया है एक बार, चलिए दोस्तों यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? यहाँ पर जल धारण क्षमता सर्वाधिक है दोस्तों, काली मृदा पाई जाती है दोस्तों। काली मृदा आप सभी को पता है, जल धारण में क्षमता में सर्वाधिक मृदा है वह काली मृदा। और काली मृदा किसके लिए उपयोगी है? काली मृदा है कपासी मृदा के लिए, कपासी जो खेती होती है उसके लिए सर्वोपरि है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाड़ौती के पठार का भाग है जहां लावा निर्भर चट्टानों का विखंडन होता है, जिसके कारण काली मृदा, यानी काली मृदा का वैज्ञानिक नाम है वर्टिसोल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर देख लो दोस्तों, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो हाड़ौती का क्षेत्र है दोस्तों, इसको आराम से देख लो, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पर सर मानसून कौन सा आता है, किस प्रकार आता है दोस्तों, यहाँ पर कितने प्रतिशत बारिश होती है दोस्तों, ये सारी चर्चा करेंगे दोस्तों। दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना, तब दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है आपको राजस्थान के अंदर, आप सभी को पता है, जिसमें अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, 2 शाखाएं आती है, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागरीय शाखा यहाँ से इस तरफ चलती है, क्योंकि यहाँ पर अरावली आ जाती है दोस्तों इस साइड से, तो ये इस साइड से चलती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा इस ऐसे चलती है। तो जो यहाँ पर ना 10% बारिश बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों किससे होती है? अरब सागरीय वर्षा, क्योंकि दोस्तों अरब सागरीय वर्षा झालावाड़, बांसवाड़ा कहाँ पर रह गया आपका? बांसवाड़ा, एक मिनट वेट करना, बांसवाड़ा यहाँ पर, आप सभी को मैंने सोचा झालावाड़ है, मैंने गलत टाइप तो नहीं कर दिया, झालावाड़ या बांसवाड़ा यहाँ पर रह गया। तो इसका 10% वर्षा अरब सागरीय वर्षा होती है इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों, और बंगाल की खाड़ी की शाखा से झालावाड़ के अंदर 90% वर्षा होती है जो यहाँ पर। सर्वाधिक वर्षा हाड़ौती के पठार से, पठार पर होती है दोस्तों, अगर आपको क्षेत्र के अनुसार पूछा जाता है 80 से 90 सेंटीमीटर सर्वाधिक आर्द्रता वाला बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा इसी पर होती है। हाड़ौती के पठार दोस्तों कौन सा संभाग है? तो आप सभी को पता है, मेरे राजस्थान के अंदर 7 संभाग है, उनमें से कोटा संभाग दोस्तों हाड़ौती के पठार का संभाग है। जो मुख्य नदी चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र मैंने पहले भी बता दिया। सर्वाधिक नदियां जल अपर्दन की दोस्तों झालावाड़ के अंदर से ही बहती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सर्वाधिक नदियां जलीय अपर्दन कहाँ पर करती है दोस्तों? झालावाड़ के अंदर। और चंबल नदी है दोस्तों, ये अपने धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, इनसे होकर गुजरती है दोस्तों, इस साइड से इधर पानी हो ले जाती है दोस्तों। यहां पर दोस्तों राजस्थान में स्पष्ट अदर प्रवाह तंत्र है। हाड़ौती के पठार के अंदर सीताबाड़ी मेला लगता है जो बारा के अंदर लगता है। इसे दोस्तों सहरिया का कुंभ मेला भी कहते हैं। और सहरिया जनजातीय दोस्तों तांत्रिक कृषि करती है, उसे क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि या वात्रा कृषि, इस चीज़ को पूछा जाता है दोस्तों। जो वहाँ पर सहरिया जनजाति रहती है जो हाड़ौती के क्षेत्र पर,
वह कौन सी कृषि करती है? वो झूमिंग कृषि करती है, या हस्तांतरित कृषि करती है, या वात्रा कृषि करती है? वालरा नहीं, वात्रा। राजस्थान का नागपुर दोस्तों कौन सा शहर कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का नागपुर झालावाड़ सर्वाधिक संतरा उत्पादन करने में सर्वाधिक क्षेत्र है। झालावाड़ दोस्तों यहां पर रह गए, आप सभी को पता है। तो संतरे में दोस्तों सर्वाधिक स्थान है, इसलिए दोस्तों नागपुर कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर, क्योंकि नागपुर के अंदर सर्वाधिक संतरे होते हैं। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ है दोस्तों, वहां पर। हाड़ौती के पठार में गन्ना, सोयाबीन, धनिया की खेती भी की जाती है। सर्वाधिक गन्ना, सोयाबीन और धनिया की खेती दोस्तों हाड़ौती के पठार के अंदर होती है। और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर बीकानेर संभाग के अंदर दोस्तों घग्गर नदी ही निकलती। दोस्तों ये आगे चर्चा करेंगे हम, अभी नहीं, एक बार छोड़ो इसको। और राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ दोस्तों। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं दोस्तों कोटा को। दोस्तों सोयाबीन, तिलहन, खरीफ, ये सारी फसलें दोस्तों कहां पर? इनमें होती है दोस्तों। खरीफ की फसल है, सोयाबीन हो, तिलहन हो। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है, वही भी कोटा है। राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र भी और इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र भी कोटा है। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ है, हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। यह राजस्थान हाड़ौती का पठार दोस्तों, इसके अंदर वर्गीकरण किस प्रकार किया गया दोस्तों? हाड़ौती का पठार, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ रहे हैं हम, उसी का नाम है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती या पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का किन भागों के अंदर वर्गीकरण किया गया है दोस्तों? जल्दी से आप बताएंगे। इसका दोस्तों इन भागों में वर्गीकरण किया गया, अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।